इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, कुछ हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3-4 चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंपाइल्ड होता है एंड स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक फॉर्म बाय अ फ्यू मेंबर्स। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, नॉट ईजी टू अमेंड, एंड एग्जाम्पल है इसका इंडिया। नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड, ईजी टू अमेंड, एंड एग्जाम्पल है इसका यूके। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट इजी टू अमेंड, ये नॉट इजी टू अमेंड का मतलब है कि हम इसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम किसी भी लॉ को आसानी से चेंज नहीं कर सकते, हमें उसे चेंज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट से साइन करना पड़ता है, जो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। लेकिन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो वहाँ पे अमेंड करना बहुत आसान होगा। हम किसी से भी, मतलब कोई भी हमारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो उसको आसानी से चेंज कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है यूके। इसका हमें देखते हैं स्टार्टिंग में ऑरिजिनली, मतलब शुरुआत में हमारे पास 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। लेकिन प्रेजेंटली इट कंटेन्स 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। लेकिन आज के समय पे हमारे पास 470 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। पार्ट 7 हैज़ बीन डिलीटेड नाउ एंड some new parts added। मतलब जब हमने पार्ट 7 को हमने हटा दिया था, उसके बाद हमने कुछ नए पार्ट्स को ऐड किया, जैसे 4A, 9A, 9B एंड 14A, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अमेंडमेंट क्या होता है? अ फॉर्मल चेंज टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है। सबसे बड़े एग्जांपल हम इसमें इंडिया का ले सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल बॉडीज़ भी है, ठीक है। और हम इसके आगे आते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और हमारी जो इंडियन फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म हमने पढ़ा भी कि हमारे पास एक से ज़्यादा लेवल की कोई गवर्नमेंट होती है, उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को 3 लोगों ने अलग अलग नाम से कमेंट करे थे, जैसे क्वासी फेडरल, ये किसने कहा था? ये कहा था केसी वियर ने कहा था। उसके बाद कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, ये किसने बोला था? ये बोला था ग्रेन वाइल ऑस्टिन ने बोला था। उसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये बोला था हमारे मॉरिस जोन्स ने, ठीक है। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया के पास अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, 3 ब्रांचेस होती है। जैसे पहली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। पहली लेजिस्लेटिव क्या होती है? जो मेकिंग लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? कैरीज आउट लॉज। एंड द जुडिशियल इज एवेल्यूएट लॉज, जो मतलब लॉ को वो चेक करती है, जो कोई गलत कदम को सुधारने के लिए काम करती है। फंडामेंटल राइट्स, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन ऑफन रिफर्ड टू एज अ कंसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स है हम उसको कंसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। मतलब जो फंडामेंटल राइट है क्या करता है? हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके खिलाफ जब भी कोई जो उनका कोई इसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है उसके खिलाफ। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे सेकुलरिज्म, ठीक है। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब होता है किसी भी एक स्टेट में एक से कोई, मतलब कोई भी इस कंट्री है वो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। जैसे इंडिया, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे या मुस्लिम ही रहेंगे, ये ऑल सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है सेकुलरिज्म भी 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म और नेगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? स्टेट इज इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर, मतलब कि जो भी कोई भी मैटर होगा तो रिलीजियस के खिलाफ वो एक्शन लेगी, ठीक है। जैसे इंडिया, यहाँ पे हमारे हर रिलीजियस के हर किसी के लिए ये मैटर, कुछ कोई भी रिलीजियस मैटर होगा उस पर इंडिया जो गवर्नमेंट है वो आइडियाज़ कुछ नए आइडिया निकालेगी, स्कीम्स निकालती हैं। और नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट इन विच नो इन्वॉल्वमेंट इज इन रिलीजियस मैटर्स। आगे आते हैं, आगे में बता रखा है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। इससे पहले हमारे पास 8 शेड्यूल थे जब हमारा कानून बना था, ठीक है। हमें हर एक शेड्यूल का हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से शेड्यूल में क्या दिया। पहले शेड्यूल में दिया गया है नेम ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब पहले में बताया गया है कि जो भी स्टेट्स के नाम है और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में। दूसरे में हमें बताया गया है
जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेस एंड सीएजी को। थर्ड शेड्यूल में बताया गया है ओथ एंड एफर्मेशन, जो अब जिन जिनको उन्होंने अलाउंस दिया है उनके पास ओथ भी उनको दिलाने का काम किसमें बताया गया है, थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। चौथे शेड्यूल में हमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जो भी राज्यसभा में सीट्स जिसको जितनी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ शेड्यूल में हमें बताया गया है जो शेड्यूल एरिया होते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनके बारे में, मतलब एससी कम्युनिटी एंड द एसटी कम्युनिटीज़ के बारे में, कौन कौन सी जगह पे ये एक पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद छठे शेड्यूल में बताया गया है जो भी ट्राइबल एरिया है एसटी एरिया है वो कुछ स्पेशली जगह पे, जहाँ पे जैसे हम इसको बोल सकते हैं असम में, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको मैंने याद किया है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवन शेड्यूल में बताया गया है किसके बारे में, लॉस के बारे में, जो लिस्ट होती है मतलब जो हमें कुछ कानून बनेंगे वो कौन कौन बनाएगा। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट वाली सरकार जो होती है, स्टेट में जिसकी सरकार है वो लॉ बनाएगी। यूनियन लिस्ट में जो भी जिसकी सेंट्रल में जिसकी लॉ सरकार होगी वो रूल बनाती है, और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर रूल बनाते हैं। शेड्यूल 8 में हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 8 में हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। हमारे पास शुरुआत में 14 लैंग्वेज थी और प्रेजेंटली वी हैव 22 लैंग्वेजेस। तो जो हमें एक्स्ट्रा लैंग्वेज को जोड़ा गया है, ठीक है, तो कौन कौन से जोड़ा गया है, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली से जोड़ा गया है। और 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उड़िया को जोड़ा गया है, जिसका पुराना नाम उड़ीसा था। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 9 में बताया गया है जमींदारी सिस्टम के बारे में। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया था। शेड्यूल 10 में बताया गया है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जो पार्टी को चेंज कर देते हैं कुछ भी जीतने के बाद, तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ हम उठा सकते हैं, तो वो जोड़ा गया है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के हिसाब से। शेड्यूल 11 में बताया गया है हमें पंचायत के बारे में, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा है। और शेड्यूल 12 में बताया गया म्यूनसिपल पार्टीज़ के बारे में, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, इसको जैसे शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 को आप याद सकते हो प्रधानमंत्री, P से पंचायत, M से म्यूनसिपल पार्टीज। यहाँ से आप याद कर सकते हो, ये 73 पे आता है, फिर ये 74 पे आता है। इसके बाद हमें कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं कि स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं।